हेलो फ्रेंड्स। से पहले के लेक्चर में हम लोगों ने सेक्शन 23 तक हम लोगों ने कवर किया था। मीन्स हम लोगों ने एडमिशन का पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग चलेंगे कॉन्फेशन के लिए कि हमें अब कॉन्फेशन पढ़ना है। तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंस क्या है, कॉन्फेशन जो है पूरा टॉपिक वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एविडेंस एक्ट का, वन ऑफ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। यहाँ से तो क्वेश्चन 100% श्योर है बनेंगे ही, चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे वो इंटरव्यू हो, कहीं भी हो कॉन्फेशन से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। बस टॉपिक में इतना कुछ है कि आप इसको पढ़ते रह जाओ, खत्म नहीं होने वाला है। लाइक कॉन्फेशन इज लाइक बेस्ट टाइप ऑफ टॉपिक। तो अगर हम लोग एक जनरल देखते हैं कि कन्फेशन कवर कौन कौन से सेक्शंस को करता है, तो कन्फेशन में 24 से लेकर के 30 तक के प्रोविजंस आते हैं। 24 से लेकर के 30 तक, जिसमें 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। अब आप इसको देखोगे तो 24 में जो चीज़ें हैं उसी से मिलता जुलता सेक्शन 28 है। 25 और 26 भी एक तरीके से कुछ हद तक मिलते हैं, जिसमें पुलिस के कस्टडी या पुलिस के प्रेजेंस में कन्फेशन की बात की जाती है। 27 में भी इसी से मिलता जुलता है, जिसमें पुलिस को कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उससे कुछ चीज़ें निकलती हैं। 29 हमारा एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की बात करता है और 30 में को एक्यूज्ड के कन्फेशन की बात की जाती है। तो ये प्रोविजंस हमारे कॉन्फेशन को लेकर के हैं। लेकिन हम लोग यहाँ से स्टार्ट ना करके पहले हम लोग इन जनरल लेंगे कि कॉन्फेशन का मीन्स क्या होता है, व्हाट इज द, मतलब कॉन्फेशन निकला कहाँ से, व्हाट इज द थीम ऑफ कॉन्फेशन। क्योंकि अगर एग्जाम में पूछा है व्हाट इज कन्फेशन, तो कन्फेशन कहीं डिफाइंड नहीं है। लाइक जो वर्ड कन्फेशन है ये कहीं डिफाइंड नहीं है, क्योंकि अगर आप सेक्शन 24 को देखो तो यहाँ भी कॉन्फेशन है, सेक्शन 25 देखो यहाँ भी कॉन्फेशन है, सेक्शन 26 यहाँ भी कॉन्फेशन है। तो लाइक कॉन्फेशन तो हर जगह है, बट एक्चुअल में देखा जाए तो कॉन्फेशन कहीं डिफाइंड नहीं है। तो हम लोग चलते हैं, पहले हम लोग समझेंगे कि कॉन्फेशन क्या होता है। तो हमारा टॉपिक है कॉन्फेशन, कि कॉन्फेशन क्या है। तो अब कॉन्फेशन, अब ये हम इतना समझ सकते हैं कि जो कॉन्फेशन है वो कॉन्फेस वर्ड से निकल के आ रहा है। कॉन्फेस करना, कॉन्फेस मतलब कि किसी को आप अपनी चीज़ों को बता रहे हो। तो ये एक चर्च का कॉन्सेप्ट है। इसकी चर्च में क्या होता है कि एक पोप होते हैं, पोप के सामने अगर कोई पर्सन होता है, वो पर्सन क्या करेगा कि वो गिल्ट करेगा, तो वो पोप के सामने जाके बताएगा कि फादर मैंने ये ऑफेंस किए हैं। उस चीज़ को वो गिल्ट को एक्सेप्ट करता था, एक्सेप्ट करता था। उसके पीछे क्या रीजन होता था कि कोई गिल्ट, मान लीजिए ऐसा कोई पर्सन है जो कि हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है, तो उस केसेस में अगर कोई पर्सन कोई गिल्ट करता है तो उसको उस चीज़ के लिए लगता है कि मैंने गलत किया, उस चीज़ को अब वो किसी को जाके बताता है ताकि उसका जो मन है वो हल्का हो सके। तो उसके लिए वो जा करके पोप को बताता था ये सारी चीज़ें, वो अपनी फीलिंग्स को कॉन्फेस करता था। कॉन्फेस में वो सारी चीज़ों को बताता था। फिर उसके बाद से पोप उसको उसके अकॉर्डिंग कन्विक्शन करते थे, सजा दे देते थे, जैसा भी हो। अगर हम बात करें इंडियन लॉ में, तो इंडियन लॉ में हमारे यहाँ टूर्नामेंट का कॉन्सेप्ट है। टूर्नामेंट मीन्स प्रायश्चित का कॉन्सेप्ट है। प्रायश्चित का हमारे यहाँ भी पहले क्या था कि प्रायश्चित किया, अगर कोई आपसे ऑफेंस हो जाता है या कुछ ऐसा गुना हो जाता है, तो वहाँ पे प्रायश्चित को लेकर के थीम थी कि आप जहाँ पे प्रायश्चित करोगे, प्रायश्चित में आप उस चीज़ को दान दे के करते थे, या आप उस चीज़ के गिल्ट को एक्सेप्ट करते थे। या हमारे यहाँ कई जगह गुप्त दान की भी बात की गई है, सीक्रेट में आप कहीं पे दान करते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको शो करती हैं कि आपने कुछ गिल्ट किया है और गिल्ट को आप मान रहे हो। तो जब आप किसी गिल्ट को मानते हो तो उसी को कॉन्फेशन कहा जाता है। तो अब हम लोग बात करें कि क्या कॉन्फेशन कहीं डिफाइंड है या नहीं। तो जो टर्म कॉन्फेशन है ये इंडियन एविडेंस एक्ट में कहीं भी डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी है कि क्या कॉन्फेशन किस सेक्शन में डिफाइंड है। तो कॉन्फेशन कहीं भी डिफाइंड नहीं है। सेक्शन 24 से लेकर के 30 तक में ये बताता है कि कॉन्फेशन कब रेलेवेंट होगा और कब वो इरेलेवेंट होगा, किस किस वो कंडीशन दी गई है। बट इट नॉट टॉक्स अबाउट कॉन्फेशन। तो एक्चुअल कॉन्फेशन हमें कहीं नहीं डिफाइन किया गया है। बट अगर हम लोग देखें तो इसकी डेफिनेशन को लेकर के हमें ये पता चलता है कि इसकी डेफिनेशन कहाँ दी गई। तो सबसे पहले जो है कॉन्फेशन की डेफिनेशन की अगर हम बात करें, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, तो वो दी थी मिस्टर जस्टिस
स्टेफन ने। हमारे जो स्टेफन सर थे, इन्होंने एविडेंस एक्ट को ड्राफ्ट किया। इन्होंने एविडेंस एक्ट की डेफिनेशन दी। कहाँ पे दी थी? तो उनकी बुक थी, ठीक है, तो ये बुक थी, बुक का नाम था डाइजेस्ट ऑफ द लॉ ऑफ एविडेंस। कब इनकी बुक थी? इन्होंने इसमें एविडेंस में इसकी कॉन्फेशन की डेफिनेशन दी। इसकी डेफिनेशन को उन्होंने ऐसे दिया, तो कॉन्फेशन इज एन एडमिशन मेड एट एनी टाइम बाय ए पर्सन charged with a crime stating or suggesting the inference that he committed that crime। तो ये डेफिनेशन थी जो स्टेफन ने अपनी बुक में दी कॉन्फेशन को लेकर के। अब इस डेफिनेशन को हम इन डिटेल समझते हैं कि इनके अकॉर्डिंग कॉन्फेशन क्या था। तो अगर हम लोग कॉन्फेशन को समझते हैं कि क्या है, तो कॉन्फेशन क्या है? कॉन्फेशन इज एन एडमिशन मेड एट एनी टाइम बाय अ पर्सन चार्ज्ड विथ अ क्राइम स्टेटिंग, जो कि स्टेट करता है या सजेस्ट करता है द इन्फरेंस दैट ही कमिटेड दैट क्राइम। तो सिंपल सा इसका मतलब हुआ कि एक पर्सन है ए, इसने क्या किया? एक पर्सन है बी, इसको मार दिया है, इसका मर्डर किया है, और ये जा करके ये पर्सन है, लाइक ये मैजिस्ट्रेट है, सी मैजिस्ट्रेट है, या कोई थर्ड पर्सन ही है, थर्ड पर्सन है, इससे जाके ये इसके सामने ये एक्सेप्ट करता है कि आई कमिट द मर्डर ऑफ बी। तो इस केस में क्या होगा कि अब ये पर्सन जो भी ये कमिटमेंट करता है, ये जो बता रहा है, स्टेट कर रहा है, वो उसका कॉन्फेशन होगा। यही है कॉन्फेशन की, जब वो कोई चीज़ को गिल्ट को अपने बता देता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तो इसी को कहा जाता है कॉन्फेशन। अब जो हमें स्टेफन सर की डेफिनेशन मिली, इससे हमें दो चीज़ें पता चली। अब ये जो इन्होंने डेफिनेशन दी, यही डेफिनेशन आगे चल के कॉपी भी हुई है। बट पहले हम लोग समझते हैं कि इसमें इन जजमेंट से हमें क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा क्या हम निकल के आएगा। तो अगर हम उसकी बात करें कि हमें क्या मिलेगा, तो इससे इस जजमेंट, इस डेफिनेशन से हमें दो चीज़ें मिलेंगी। दो चीज़ें क्या मिलेंगी? पहला मिलेगा, इफ ही स्टेट्स that he committed the crime he charged with। पहला तो हमें ये मिलेगा। दूसरा, सेकेंड वन हमें क्या मिलेगा? सेकेंड मिलेगा, इफ ही मेक्स अ स्टेटमेंट by which he does not clearly
admit the guilt yet from the statement some inference may be drawn that might have committed the crime। तो यहाँ से हमें दो चीज़ें पता चली इनके डेफिनेशन से। वो दो चीज़ें थी कि इफ़ ही स्टेट दैट ही कमिटेड द क्राइम ही चार्ज विथ, अगर वो स्टेट खुद ही करता है, स्टेट की अगर वो पर्सन स्टेट कर लेता है, मतलब वो खुद बोलता है कि उसने वो क्राइम किया है, तो उसको माना जाएगा कन्फेशन। और दूसरा कहता है इफ़ ही मेक्स अ स्टेटमेंट, अगर वो कोई ऐसा स्टेटमेंट मत देता है बाय विच ही डज नॉट क्लियरली एडमिट, जिससे वो क्लियरली एडमिट तो नहीं करता है गिल्ट को, येट फ्रॉम द स्टेटमेंट सम इन्फरेंस, बट उससे कुछ इन्फरेंस ऐसा निकलता है जो कि ड्रॉ किया जा सकता है दैट ही माइट हैव बीन कमिटेड द क्राइम, कि उसने ही क्राइम किया होगा। तो ये दो चीज़ें निकल के आती हैं इस डेफिनेशन पार्ट से। अब हम लोग बात करें कि क्या होता है कि एडमिशन करना। एडमिशन अगर हम किसी चीज़ का कहते हैं तो उसमें भी हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं किसी चीज़ को, और कॉन्फेशन में भी एक्सेप्ट करते हैं। तो कॉन्फेशन क्या है, एडमिशन क्या है, हमें कैसे पता चलेगा। कॉन्फेशन में भी हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, लाइक हम नहीं, मतलब कि जो भी पर्सन ऑफेंडर होगा वो एक्सेप्ट करेगा। तो क्या डिफरेंस है कॉन्फेशन में और एडमिशन में। तो इसको हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, उससे हम लोग आराम से इसको समझ सकते हैं। लाइक एक पर्सन है ए, इसने क्या किया है, अपनी वाइफ है, इसकी वाइफ है डब्ल्यू, इसने इसका मर्डर कर दिया है। अब मर्डर करने के बाद, अब देखिए एडमिशन किस केस में होगा, कन्फेशन कब होगा। अब ये जा करके कहता है, मान लीजिए ये पर्सन है सी, सी से कहता है जा करके माई वाइफ इज नॉट इन दिस वर्ल्ड, मतलब मेरी वाइफ जो है वो इस दुनिया में नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट ये है, ये एक एडमिशन है। यहाँ पे ये कोई गिल्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, लेकिन वहीं पे अगर ये सी के पास जाके कह देता है कि आई किल्ड माई वाइफ, अब ये जो स्टेटमेंट होगा ये कॉन्फेशन हो जाएगा। कि अगर एक पर्सन डायरेक्टली अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो वो कन्फेशन हो जाता है, और अगर वो कंफर्म करता है तो वो एडमिशन होता है। तो एडमिशन के केस में वो हमेशा कंफर्मेशन होगा, यहाँ पे वहाँ पे वो कंफर्मेशन देगा। लेकिन अगर हम बात करें कॉन्फेशन के लिए, लाइक यहाँ पे ये एडमिशन मान लेते हैं इसको कॉन्फेशन, और कॉन्फेशन के केस में क्या होगा, ये हमेशा डायरेक्ट होगा। तो कॉन्फेशन हमेशा डायरेक्ट होता है। फिर अब हम कहते हैं कि कॉन्फेशन कोई कैसे देगा, तो फॉर्म क्या होगा कॉन्फेशन का, फॉर्म ऑफ कॉन्फेशन। तो कॉन्फेशन के लिए कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म नहीं है। कॉन्फेशन जो है वो ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, या ओरल प्लस रिटन मिला करके हो सकता है, या वो अपने ऐसा कोई कंडक्ट शो करता है कि उसने क्राइम कमिट किया है, ऐसा कुछ अपना स्टेटमेंट देता है, किसी को बताता है। तो लाइक ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्म नहीं दिया है कि कॉन्फेशन कैसे होगा। तो इसको हम लोग कहते हैं कि कॉन्फेशन जो है वो एक मेनली क्या होता है, क्या कि जो कॉन्फेशन होता है वो एक एडमिशन ही होता है। बट ये एडमिशन में क्या होता है कि वो एक स्टेटमेंट देता है। स्टेटमेंट कैसे देगा, वो ओरल में या तो देगा या तो वो रिटन में दे देगा, और उस स्टेटमेंट को वो क्या करेगा, कंफर्म करेगा। अगर वो कंफर्म कर देगा तो वो एडमिशन हो जाएगा। लेकिन वही चीज़ को उसने अगर डायरेक्ट ले लिया तो वो हो जाएगा कॉन्फेशन। ये है कॉन्फेशन को लेकर के कि कॉन्फेशन कैसे होता है, ओरल भी हो सकता है, डायरेक्ट रिटन भी हो सकता है,
अगर वो उस चीज़ को कंफर्म कर रहा है तो वो एडमिशन हो जाएगा, अगर वो डायरेक्टली कह दे रहा है कि मैंने किया तो वो कन्फेशन हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं मैं आगे कि कन्फेशन को और एडमिशन को कैसे डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। तो इज डिस्टिंग्विश्ड जैसे बाई एन स्टेटमेंट। अब उसका जो स्टेटमेंट है, उसी स्टेटमेंट से जो स्टेटमेंट होगा, अगर उसमें वो क्लियरली गिल्ट को एक्सेप्ट करता है तो वो कन्फेशन हो जाएगा। लेकिन अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता है तो उस केस में वो कन्फेशन नहीं होगा, वो मियर एक एडमिशन हो जाएगा। अब इस पे केस लॉ है शंकर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ये केस है, इसमें कहा गया कन्फेशन इज ए फॉर्म ऑफ एडमिशन। कन्फेशन होता है एक एडमिशन का फॉर्म होता है ऑफ डायरेक्ट एक्नॉलेजमेंट, डायरेक्ट ऑफ गिल्ट ऑफ ए क्रिमिनल चार्ज। तो कन्फेशन क्या होता है, ये एक डायरेक्ट एक्नॉलेजमेंट होता है किसी गिल्ट का जो कि क्रिमिनल चार्ज में मिलता है, तो इसे हम लोग कहते हैं कन्फेशन। अब जो कन्फेशन है उसके टाइप्स होते हैं, लाइक कन्फेशन में टाइप्स होते हैं कि कॉन्फेशन कितने टाइप का होता है। तो जनरली कॉन्फेशन जो है वो दो टाइप का होता है। पहला होता है जुडिशियल कॉन्फेशन, और सेकंड होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल। जुडिशियल कॉन्फेशन को हम लोग फॉर्मल भी बोलते हैं और एक्स्ट्रा जुडिशियल को हम लोग इनफॉर्मल कहते हैं। जुडिशियल कन्फेशन क्या होगा, तो ऐसा कन्फेशन जो जुडिशरी के सामने हो, मतलब किसी ऐसे पर्सन जो कि जुडिशरी में आता है या जुडिशली अपॉइंट किया गया, अगर ऐसा कोई पर्सन है और उसके सामने कोई पर्सन अपने गिल्ट को एक्सेप्ट करता है तो उससे हम लोग कहते हैं जुडिशियल कन्फेशन। एक्स्ट्रा जुडिशियल में क्या होता है कि वो जुडिशियल के सामने नहीं होता, उसको हमें बाद में प्रूव करना पड़ता है, लाइक वो किसी भी थर्ड पर्सन के आगे आकर के कॉन्फेस कर देगा और उस चीज़ को हमें प्रूव करना होता है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं कि ये एक जुडिशियल कॉन्फेशन है, और जो दूसरा है वो एक्स्ट्रा जुडिशियल है। अब हम लोग इसको समझते हैं जुडिशियल कन्फेशन को और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन को। तो पहला हम लोग लेंगे जुडिशियल कन्फेशन। तो जुडिशियल कन्फेशन है जो, तो इसमें क्या होगा कि ये जो कन्फेशन है या मजिस्ट्रेट के सामने या कोर्ट में, एक होगा, पहली चीज तो ये मजिस्ट्रेट के सामने होगा या तो ये कोर्ट में होगा। तो मीन्स की एक्यूज जो भी अपना स्टेटमेंट देगा या तो वो मजिस्ट्रेट के सामने देगा या तो अपना कोर्ट में देगा, तो उसे हम जुडिशियल कन्फेशन कहेंगे। जुडिशियल कन्फेशन कहाँ कहाँ दिया जा सकता है, लाइक अगर जब हम सेक्शन 164 पढ़ते हैं सीआरपीसी का, तो वहाँ पे भी कन्फेशन और स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग की बात की जाती है। तो सेक्शन 164 में जो कॉन्फेशन होता है इंक्वायरी के स्टेज पे या इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पे, वो कॉन्फेशन भी जुडिशियल कॉन्फेशन है। इसके साथ साथ जब उसका ट्रायल चलता है एक्यूज्ड का, तो ट्रायल में भी जब वो जज के सामने या कोर्ट में या मजिस्ट्रेट के सामने जब वही वो चीज़ एक्सेप्ट करता है, लाइक कि कोई बताता है जो भी फैक्ट्स को, तो वो चीज़ें ये मानी जाती हैं कि वो एक जुडिशियल कन्फेशन है। तो जुडिशियल कन्फेशन कहाँ होता है, एक तो वो 164 में होता है और दूसरा वो ट्रायल में भी होता है, जब ट्रायल में उसका कोलैबोरेशन होता है एक्यूज को बुला के, तो वहाँ पे होता है जुडिशियल कन्फेशन। अब दूसरा कहते हैं कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कब होता है। तो एक्स्ट्रा जुडिशियल
कन्फेशन। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन का मतलब ऐसा कन्फेशन जो आउट ऑफ कोर्ट हुआ हो, ऐसे कन्फेशन जो आउट ऑफ कोर्ट हुए हों, तो उसको ये माना जाता है कि ये एक एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है। अब इन कन्फेशन में जैसे कि कोई पर्सन है, वो किसी अपने फ्रेंड को जाके बताता है, फ्रेंड को जाके अगर वो बोलता है, स्पीक करके बताता है, सेड कर दिया, तो वो एक फ्रेंड को बताए, वो भी एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन होगा। अगर वो अपनी लाइक गर्लफ्रेंड है, उसको लेटर में लिख करके भेज रहा है, या इलेक्ट्रॉनिक ज़माना है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा है, तो इसने जो भी लिख के भेजा, ये रिटर्न में लिख के गया, तो ये इसका एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है। अब जो भी एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन होते हैं, उसको हमको हमेशा कोरोबोरेट करना पड़ता है। इसका कोरोबोरेशन होगा कि कोरोबोरेशन पे ही जो कन्फेशन है वो माना जाएगा कि हाँ उसने कन्फेशन किया है, तो इसका कन्फेशन करना ज़रूरी है। अब अगर कोई जुडिशियल ऑफिसर है, और वो अपने कैपेसिटी में नहीं है, लाइक कि कहीं आउट ऑफ स्टेशन गया है, तो अगर उसके सामने कोई पर्सन कन्फेशन देता है, या उसने वो सुनता है कुछ किसी की बात को, तो वो एक प्राइवेट कैपेसिटी में है। तो प्राइवेट कैपेसिटी में अगर उसके सामने कोई एक्यूज्ड कन्फेशन भी करता है, तो वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन होता है, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन होता है। और ये जो चीज़ें है, ये पॉइंट निकल के आया था स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस हरजगदेव सिंह, 2009 सुप्रीम कोर्ट। तो ये स्टेटमेंट था कि अगर कोई जुडिशियल ऑफिसर वहाँ पे नहीं भी रहता है तो होगा, तो वो एक्स्ट्रा जुडिशियल में आ जाएगा। अब बात करें कि एक्स्ट्रा जुडिशियल की वैल्यू क्या है, तो जैसे हम लोगों ने इस एडमिशन के टाइम पे पढ़ा था कि एक्स्ट्रा जुडिशियल जो एडमिशन होते हैं उसको कोलैबोरेट कराना पड़ता है, उसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है, तो सेम वैसे ही एक्स्ट्रा जो जुडिशियल कन्फेशन होती है, वो बहुत वीक टाइप का एविडेंस होता है। ये वीक टाइप का एविडेंस होता है, वीक टाइप ऑफ एविडेंस। और कोर्ट को हमेशा इसको केयर एंड कॉशन के साथ लेके चलना चाहिए, क्योंकि जो कॉन्फेशन होता है वो कॉन्फेशन के सोल बेसिस पे कन्विक्शन हो जाता है, है कि जिसका सोल बेसिस पे कन्विक्शन दिया जा सकता है। तो इसको बहुत केयर और कॉशन के साथ ट्रीट करना चाहिए, और हमेशा चेक करके करना चाहिए। फिर अगर हम लोग बात करें, केस है भगवान दास वर्सेस स्टेट ब्रैकेट में MCT दिल्ली, 2011 सुप्रीम कोर्ट। अब इस केस में क्या हुआ था कि एक पर्सन रहता है ए, ये अपनी डॉटर को मार देता है, और उसके पीछे रीजन रहता है कि इसकी डॉटर जो है, इसका इसके अंकल के साथ इलिक्ट रिलेशन रहता है। तो इसकी जो डॉटर रहती है वो अपने अंकल के साथ ही रिलेशनशिप में रहती है, और उस चीज़ को इससे पता जब चलता है, तो लाइक कि सोसाइटी में मेरा लोग मुझे क्या कहेंगे, ये सारी चीज़ें सोच के वो अपनी डॉटर को मार देता है। और मारने के बाद से ये अपनी माँ के पास जाता है, मदर के पास, मतलब इस लड़की के ग्रैंड मदर के पास। तो इस लड़की की मदर पे जाके बताता है, इससे कॉन्फेस करता है, बताता है कि मैंने उसको मार दिया, आई फिर हर, और साथ ही साथ रीजन बताता है। तो इसको कोर्ट ने कहा कि ये एक एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है, तो इट इज ए एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। तो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में होता क्या है कि ये जो कन्फेशन होता है वो
किसी कोर्ट ऑफ अथॉरिटी के सामने ना हो करके ये किसी थर्ड पर्सन के सामने होता है। वो थर्ड पर्सन कोई उसका फ्रेंड भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है, और उसके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, तो किसी को भी वो दे सकता है। तो इसको कहा जाता है कि वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कॉन्फेशन होगा। तो अब इसमें केस आता है, ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट केस में से बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत बार पूछा गया है। इसका नाम है साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट केस जिसमें एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन को लेकर के था कि ये पर्सन क्या करता है, अकेले में बात करता है। मतलब कि जो साहू होता है वो अकेले में बात करता है और अकेले में ही वो कॉन्फेशन, मतलब कि अपने बातों को बोलता है कि मैंने जो भी गिल्ट किया जाता है उसको अकेले में बोलता है, और उसको किसी थर्ड पर्सन ने सुन लिया। लाइक कि वो मर्मरिंग कर रहा था, मर्मरिंग में बोल रहा था, और वो किसको किसी अकेले में, उसको लगता है वो अकेले में, अकेले में उसने मर्मरिंग की, और उसके बाद से अब ये मर्मरिंग किसी थर्ड पर्सन ने सुन ली, या इसने अपने अगेंस्ट में ही बोला था, तो अपने अगेंस्ट में खुद से ही बोला था, या इसने मान लीजिए कि कोई पर्सन वो अपनी सॉरी डायरी में कुछ लिखता है, डायरी में लिखने की आदत, तो उसमें कोई पर्सन कुछ लिख देता है इस सारी चीज़ों को, तो इसको भी कन्फेशन माना गया। इसमें कहा गया कन्फेशन इज अ स्टेटमेंट बाय द एक्यूज्ड, ये एक्यूज्ड क्या होता है, कम्युनिकेशन टू another is not an essential ingredient of confession। तो इसमें ये कहा गया कि जो कॉन्फेशन होता है, कॉन्फेशन इज ए स्टेटमेंट बाय द एक्यूज्ड, कॉन्फेशन जो एक्यूज्ड का स्टेटमेंट होता है। कम्युनिकेशन टू अनदर इज नॉट एन एसेंशियल, जो कम्युनिकेशन होता है इसका वो इसेंशियल नहीं है, इंग्रेडिएंट नहीं है कॉन्फेशन का। तो एग्जाम में क्या पूछता है कि कॉन्फेशन टू ओन, मतलब खुद से ही खुद को लेकर के अगर कोई कन्फेशन किया जाता है, या जो कि जिसका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, उसको भी ये माना जाता है कि वो एक वैलिड कन्फेशन है, और इसकी जो रेलेवेंसी है वो कन्फेशन है, और इसकी रेलेवेंसी ज़्यादा होती है क्योंकि कोई पर्सन अपने आप से बात करता है, तो वो ये मान के चला जाता है कि ये काफ़ी जो बोल रहा है वो सही चीज़ें बोल रहा है, तो उसको एक वैलिड कन्फेशन माना गया। इसके बाद से एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है, उसको लेकर के एक केस है, इसका नाम है सहदेवन सहदेवन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ये स्टेट ऑफ तमिल, ये है 2012 का। इसमें कुछ गाइडलाइंस दी गई थी, जब भी रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्डिंग ऑफ एक्स्ट्रा जुडिशियल कॉन्फेशन, तो एक्स्ट्रा जुडिशियल कॉन्फेशन को रिकॉर्ड करने के लिए कुछ गाइडलाइंस दी गई थी। वो गाइडलाइंस क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि जो ये एक्स्ट्रा जुडिशियल कॉन्फेशन होता है वो वीक टाइप का एविडेंस होता है। तो ये वीक टाइप का एविडेंस होता है, तो कोर्ट को हमेशा केयर और कॉशन के साथ चलना चाहिए। सो केयर एंड कॉशन के साथ चलना चाहिए कोर्ट को। दूसरा इसमें कहा गया था कि ये जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कॉन्फेशन होता है ये वॉलेंट्री होता है, क्योंकि ये किसी थर्ड पर्सन को दिया जाता है। उस टाइम पे उस पर्सन को ये नहीं रहता है पता कि मैं इसी ऑफेंस में फंस जाऊंगा या मेरे ऊपर कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट हो जाएगी, तो वो वॉलेंट्री नेचर का होता है और वो ट्रुथफुल होता है। तो इसको जरूर चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि मेनली ऐसे करने ये केसेस ज़्यादातर ये कन्फेशन जो होते हैं वो वॉलेंट्री ही होते हैं और ट्रुथफुल होते हैं ज़्यादातर। और क्या होता है कि इट शुड थर्ड दिया इंस्पायर कॉन्फिडेंस, तो
इसमें थर्ड पॉइंट में कहता है कि इट शुड इंस्पायर, ये जो है वो कॉन्फिडेंस को इंस्पायर करता है, क्योंकि कोई पर्सन उसी से जाके एक्स्ट्रा जुडिशियल कॉन्फेशन करेगा जिसको उस पर काफ़ी फेथ है। बिना फेथ के, बिना बिलीव के कोई पर्सन जा करके इस चीज़ को नहीं बताएगा। फिर इसमें एक बात कही गई कि जो भी एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन होता है वो कोलोबरेशन उसका जरूर होना चाहिए। विदाउट कोलोबरेशन इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स थे इसमें, ये गाइडलाइन थी 4 की जो मेनली इससे निकल के आई, कि जिसमें कहा गया कि कॉन्फेशन, कभी भी एक्स्ट्रा जुडिशियल कॉन्फेशन अगर आता है तो उसको एक्सेप्ट करने से पहले आपको ये चीज़ जरूर देख लेनी है कि एक तो वो वीक टाइप का एविडेंस है, उसके लिए आपको बहुत केयर के साथ चलना है, बहुत कॉशन ले करके चलना है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, और वो वॉलेंट्री नेचर का होता है, तो आपको इस चीज़ को चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि जो कॉन्फेशन होता है वो हमेशा वॉलेंट्री इन नेचर होना चाहिए। जो कॉन्फेशन है वो वॉलेंट्री होना चाहिए। वॉलेंट्री क्यों होना चाहिए? कि आप किसी भी एक्यूज्ड को आप ये नहीं कहवा सकते कि नहीं तुम कम इस चीज़ को एडमिट करो कि तुमने ही गिल्ट किया है, क्योंकि अगर इस चीज़ को अगर हम देखें तो ये आर्टिकल जो है 20 सब क्लॉज 3 का वायोलेशन करेगा, कि लाइक किसी पर्सन को कहना कि तुम खुद अपने खिलाफ ही कुछ बोलो। डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात करता है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब किसी पर्सन को आप इस चीज़ के लिए नहीं इंक्रिमिनेट कर सकते हो कि वो अपने अगेंस्ट में स्टेटमेंट दे ही। तो इसीलिए कॉन्फेशन हमेशा वॉलेंट्री होता है, और उस वॉलेंट्री कॉन्फेशन के बेसिस पे एक्यूज्ड को चार्ज किया जा सकता है और कन्विक्ट किया जा सकता है। तो इसको कन्विक्शन इसका हो जाएगा इसी कॉन्फेशन के सोल टेस्टिमनी ऑफ हिज कॉन्फेशन। तो कॉन्फेशन जो है वो एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एविडेंस होता है, लेकिन अगर वो जुडिशियल कॉन्फेशन है तो तब तो उस केस में वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन एक्स्ट्रा जुडिशियल है तो भी उसकी वैल्यू है, बट थोड़ी कम है। उसको पहले प्रॉपर उसका कंफर्मेशन करना पड़ता है, उसके बाद दिया जाता है। अब एक पॉइंट आता है कि कॉन्फेशन, अब कॉन्फेशन कोई पर्सन दे रहा है तो उसमें दो टाइप के स्टेटमेंट निकल के आते हैं। एक तो आता है इनकल्पेटरी स्टेटमेंट, और दूसरा आता है एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट। कल्पेटरी इस चीज को समझते हैं कि इनकल्पेटरी क्या होता है, एक्सकल्पेटरी क्या होता है। इनकल्पेटरी का मतलब होता है कि जिसमें वो जो भी ऑफेंस किया उसकी गिल्ट को एक्सेप्ट किया है, और एक्सकल्पेटरी में क्या होता है कि उस वो गिल्ट को एक्सेप्ट नहीं किया है। तो कॉन्फेशन में ये दोनों स्टेटमेंट हो सकते हैं, या तो वो पूरा इनकल्पेटरी हो सकता है, या तो वो पूरा एक्सकल्पेटरी होता है, या तो वो दोनों को मिला करके हो सकता है। अब इसकी अगर हम बात करें कि कोई कॉन्फेशन जो है, एक तो कॉन्फेशन वॉलेंट्री है, अगर वॉलेंट्री में भी कोई पर्सन ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है तो अब उसको कैसे टेस्ट किया जाएगा? तो इसके लिए सबसे पहले जो केस आता है, तो वन ऑफ द लीडिंग केस जिसको हम लोग कहते हैं पाकला नारायण स्वामी वर्सेस पजल। अब ये जो है वो डाइंग डिक्लेरेशन का भी केस है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ये एविड कॉन्फेशन में कैसे आ गया। तो पीएन स्वामी का जो जजमेंट है ये कॉन्फेशन का भी है, साथ ही साथ डाइंग डिक्लेरेशन का भी है। डाइंग डिक्लेरेशन को जो हम लोग 32 में सेक्शन में आएंगे तो वहाँ पे इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग इसको कॉन्फेशन के पॉइंट से देखते हैं। तो 1939 रिव्यू काउंसिल का केस है। इस केस में एक्चुअली में हुआ क्या था, कहानी आप सबको पता है पाकला नारायण स्वामी में, कि इसने अपने जो ससुर के नौकर था उसको मार दिया था, और उसके बाद से इसको इसकी बॉडी को काट करके ट्रंक में डाल के 7 पीसेस में करके ट्रेन में डाल दिया था। तो उस चीज़ को लेकर के केस उठा। अब इसमें जब केस हुआ तो इसको जो पकला नारायण स्वामी ने, इसने अपना स्टेटमेंट दिया। अब इस स्टेटमेंट में ये कहता है कि जो विक्टिम था, मतलब जो मर गया विक्टिम, वो इसके घर पे आया था, लाइक इसने बुलाया था लेटर से। तो ये नहीं एक्सेप्ट करता है कि मैंने बुलाया था। वो कहता है कि जो विक्टिम है वो पर्टिकुलर डे 21 जो मार्च थी उस दिन मेरे घर पे आया था, शाम में पहुंचा, वो रात में सोया खाना खा के, उसके बाद से बाहर के ये कमरे में, मतलब कि
हमारे जो घर के दूसरे कमरा उसमें सोया, और अगले दिन ये क्या किया कि मॉर्निंग में अपना जो भी था काम वाम करके निकल, मतलब वहाँ पे देख करके मॉर्निंग में अपने काम के लिए निकल गया 22 को। अब उसने कहा कि और जिस दिन ये जब ये चला गया तो उसके बाद मैं भी 22 तारीख को ही अपने काम से ट्रेन से चला गया बाहर। अब कोर्ट ने कहा, इसको हेल्ड किया कि इसने जो ये बात कही है, एक तरीके से कोर्ट ने इसको माना कि गिल्ट में आता है, ट्रायल कोर्ट ने ये कहा था। लेकिन प्रीवी काउंसिल ने कहा कि यहाँ पे इसने कहीं भी गिल्ट को एक्सेप्ट ही नहीं किया है, मतलब ये एक एक्सकल्पेटरी पार्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो कैन नॉट इनकल्पेटरी, ये इनकल्पेटरी स्टेटमेंट नहीं है। वो कहीं भी ये नहीं एक्सेप्ट कर रहा है कि मैंने उसको मारा है, वो ये कह रहा है, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ वो मेरे यहाँ आया था, वो 21 को आया, 22 को रहा, और 23 को उसकी बॉडी मिलती है अब ट्रेन में मॉर्निंग में। तो लाइक उसने ये पूरा स्टेटमेंट बताया, तो उसने जो भी स्टेटमेंट दिया वो कॉन्फेशन नहीं है, वो एक कॉन्फेशन नहीं, क्योंकि ये एक्सकल्पेटरी मैटर है, वो अपने आप को बता रहा है कि मैंने नहीं किया, वो ये चीज़ को एडमिट एडमिट नहीं कर रहा है। तो एडमिट नहीं कर रहा तो वो एक्सकल्पेटरी हो जाएगा। तो ये है बकला नारायण स्वामी की स्टेटमेंट। अब इसी स्टेटमेंट को अगर हम लोग देखेंगे तो इसी स्टेटमेंट को फिर से चेक किया गया, मतलब एक केस आया, इसका नाम ऑलरेडी सबको पता ही होगा, ये वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग केस है, बलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1952 का सुप्रीम कोर्ट। अब इस केस में भी मैटर उठ के आया एक्सकल्पेटरी का, साथ ही साथ इसके साथ आया इनकल्पेटरी का, ये दोनों स्टेटमेंट का। अब फैक्ट इसके मैं एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है कि एक हस्बैंड रहता है और एक इसकी वाइफ रहती है। हस्बैंड जो होता है वो फोटोग्राफर होता है, और साथ ही साथ ये हंटिंग भी करता है, तो फोटोग्राफी भी करता है, हंटिंग भी करता है। तो इसका जो शौक रहता है वो फोटोग्राफी में होता है। फोटोग्राफी पहले जो चलता था कि पहले जो कैमरे में रील्स लगती थी, तो रील्स को हम फोटो खींचते थे, फोटो खींचने के बाद उस रील को धुलना पड़ता था, और धुलने के लिए केमिकल्स लगते थे। केमिकल्स से जब धुला जाता तो उसमें इसके घर पे एक केमिकल था, पोटेशियम साइनाइड। अब क्या होता है कि इसकी एक दिन इसकी तबीयत खराब होती है, लाइक इसकी वाइफ ने जो एडमिट किया कि इसके हस्बैंड की तबीयत खराब होती है, और ये क्या करती है, जो मेडिसिन होती है दर्द की, पेट की दर्द की दवा, उसको ये वहीं पे रख देती है कि मैंने उसको वहीं पे रख दिया था जहाँ पे उन्होंने अपने केमिकल्स को रखते थे। तो उसका ये स्टेटमेंट था कि मैंने उसको वहीं रखा था, और वो उसका हस्बैंड क्या करता है कि वो जा करके वहाँ से वाली मेडिसिन ले लेता है, या उस मतलब कि उसने उसको वाली मेडिसिन की जगह उसने उसको पोटेशियम साइनाइड दे दिया, और उसने उसको कंज्यूम कर लिया, और लेने के बाद वो डेड हो गया। अब इसने जो कहा कि मैंने उसको मारा नहीं, मैंने उसको मेडिसिन दी, उसकी तबीयत खराब थी, तो ये बात कोर्ट ने रिकॉर्ड की, सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को रिकॉर्ड किया। दूसरी चीज़ कि अब इसने जो भी इसके पार्ट थे, लाइक कि ये जो इसने कहा वो एक्सकल्पेटरी पार्ट था, फिर इसने क्या किया, इसकी जो बॉडी थी उसको ले जा करके एक कुएं में डाल दिया, कुएं में गिरा दिया। इसमें कुछ फैक्ट्स और निकल के आए कि ये जो पलविंदर कौर है, इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है किसी पर्सन के साथ, इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, और ये उससे शादी करने के लिए अपने हस्बैंड को मार दी। तो ऐसा भी इसमें एक केस आया, इसमें मैटर था। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो उसने स्टेटमेंट दिया है वो, अब ट्रायल कोर्ट ने क्या किया था कि ट्रायल कोर्ट ने इस पार्ट को नहीं रखा, इस पार्ट को नहीं लिया कि मैंने इसको मैंने दवा वहां रख दी थी, बस इस बात को एक्सेप्ट किया कि उसने जो है वो मेडिसिन अपने हस्बैंड को दे दी पीने के लिए। तो लाइक ये जो पार्ट है, इनकल्पेटरी पार्ट को ट्रायल कोर्ट ने क्या किया कि इनकल्पेटरी जो पार्ट था उसको वो एडमिट कर लिया, और एक्सकल्पेटरी जो पार्ट था उसको रिमूव कर दिया, उसको उसने एक्सेप्ट ही नहीं, उसको हटा दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डिसीजन दे के कहा कि आप मतलब कभी भी जब भी स्टेटमेंट लोगे कॉन्फेशन का, वो होल लोगे, कंप्लीट स्टेटमेंट लोगे, और कंप्लीट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसने जो भी कहा था वो कोई कॉन्फेशन नहीं था। तो इसने
पलविंदर कौर ने जो भी चीज़ें बताई वो एक कॉन्फेशन में नहीं आती थी। तो कोर्ट ने कहा कि इट डिड नॉट अमाउंट टू कॉन्फेशन। कोर्ट ने सीधा सीधा हेल्ड किया कि ये कॉन्फेशन में नहीं आता, नॉट फॉल जो है नॉट फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ कॉन्फेशन, क्योंकि वहाँ पे अपनी स्टेटमेंट दे देती है। स्टेटमेंट के टाइम पे वो वॉलेंट्री नहीं इस चीज़ को, क्योंकि कॉन्फेशन हमेशा वॉलेंट्री होता है, वहाँ पे उसने वॉलेंट्री तो एक्सेप्ट नहीं किया, तो इसके जो स्टेटमेंट है उसको नहीं माना गया कि वो कॉन्फेशन है। और इसी केस को कहा जाता है कि ये ऐसा केस था जिसमें जो प्रोसिक्यूशन थी उसके टीयर्स को देखते हुए डिसीजन दिया गया था। मतलब वो जब वो डिसीजन जिस चीज़ को बता रही थी तो वो रो रही थी, तो उस चीज़ के डिसीजन को देखते हुए इसमें जजमेंट दिया गया। तो ये कहा गया कि इसने जो भी किया वो कॉन्फेशन में नहीं आएगा, इसलिए इसको जो गिल्ट है वो क्लियर नहीं हो पाया है। फिर अब हम लोग चलते हैं कि ये हो गया कि कॉन्फेशन जो है वो हमेशा पूरा लिया जाना चाहिए। तो कॉन्फेशन जो होता है एक तो वॉलेंट्री होना चाहिए, फिर वो कंप्लीट होना चाहिए, कंप्लीट लेना चाहिए, कंप्लीट लिया जाना चाहिए। तो ये नहीं कि आप एक पार्ट को, उसका जिस पार्ट में वो एडमिट कुछ चीज़ को एडमिट कर रहा है उस चीज़ को मान लो, और किसी पार्ट में वो जो क्या आप जहाँ डिनायल कर रहा है उसको आप डिनायल कर रहा है उसको आप कह दो कि नहीं ये वाला नहीं मानेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग कॉन्फेशन नहीं। कॉन्फेशन हमेशा कॉन्फेशन शुड बी टेक एज होल, ये हो हमेशा कंप्लीट लिया जाएगा। अब एक केस आता है यहाँ पे, मोहम्मद अजमल मोहम्मद आमिर कसाब दरेट एलियास अबू मुजाहिद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये 2012 सुप्रीम कोर्ट, ये वही अजमल कसाब वाला केस है। इस केस में क्या था कि इसने कसाब ने एडमिट किया कि उसने जो भी कुछ किया उसका उसको रिग्रेट नहीं है। तो इसने स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट क्या था, आई वॉन्ट टू सेट एन एग्जाम्पल टू बिकम ए फिदाइन। और इसने ये इसके साथ साथ कहा कि नो रिग्रेट फॉर वॉट एवर आई डिड, मतलब मैंने जो भी किया मैं उसे मुझे उसका कोई भी गिल्ट नहीं है। और मैं बस लोगों के लिए एक मिसाल रखना चाहता, जो भी लोग फिदाइन बनते हैं उनके लिए एक मिसाल देना चाहता। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका जो स्टेटमेंट था वो ट्रीट किया कि ये डायरेक्टली कॉन्फेशन तो नहीं है, डायरेक्टली ये कॉन्फेशन नहीं है, लेकिन ये ट्रीट किया इसको एज अ कॉन्फेशन यहाँ पर। लेकिन इसने जो बोला वो एक कॉन्फेशन ही था, तो वो डायरेक्टली नहीं बोला था, लेकिन जो स्टेटमेंट थे उसके वो एज अ कॉन्फेशन उसको ट्रीट किया गया। तो ये कॉन्फेशन का एक पार्ट हुआ कि कॉन्फेशन कैसे होना चाहिए, ये चीज़ हमने इस चीज़ को डिस्कस किया कि कॉन्फेशन कैसे होना चाहिए। अब क्या कॉन्फेशन एक किसी पर्सन से होना ज़रूरी है, तो वो भी हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया कि साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है, उसमें ये कहा गया कि जो कॉन्फेशन है वो ज़रूरी नहीं कि आप किसी और से करो। तो कॉन्फेशन अगर खुद से भी किया गया है तो वो अपने आप में स्टेट जो है वो वैलिड है, मतलब कि अपने आप में भी किया गया कॉन्फेशन भी वैलिड होता है, इवन कि ज़्यादा क्रेडिबल होता है। अब अगर हम लोग अभी जो बात की कि जो कॉन्फेशन है वो एक्सेप्टेड एज होल होना चाहिए या रिजेक्टेड होल, तो कॉन्फेशन जो है वो या तो एक्सेप्ट होना चाहिए एज होल, कॉन्फेशन को हमेशा पूरा लिया जाना चाहिए, या तो उसको पूरा आप रिजेक्ट ही कर दो। लाइक आप उसको ऐसा नहीं करोगे रिजेक्ट एज होल, तो या तो आप उसको पूरा लो, अगर पूरा लेने से उसका गिल्ट एडमिट होता है तब तो ठीक है, अगर उस नहीं अगर एडमिट हो पा रहा तो आप पूरा रिजेक्ट कर दो। तो ये जो है कॉन्फेशन को लेकर के कहा गया कि कॉन्फेशन या तो पूरा लिया जाना चाहिए या तो वो मतलब कि ऐसे केसेस में नहीं लिया जाना चाहिए। तो ये चीज़ें थी कॉन्फेशन को लेकर के कि कॉन्फेशन हमेशा पूरा होगा,
नहीं तो वो आधा अधूरा कभी भी नहीं होगा। अब इसमें एक पॉइंट आता है रिट्रैक्टेड कॉन्फेशन। हम लोगों ने काफ़ी पढ़ा होगा रिट्रैक्टेड कॉन्फेशन क्या होता है। रिट्रैक्टेड कॉन्फेशन, अब जनरली इसको लोग क्या समझते हैं कि रिट्रैक्टेड कॉन्फेशन का क्या मतलब है कि मान लो किसी पर्सन के सामने कि उसने कोई स्टेटमेंट दिया, और स्टेटमेंट जब वो कोर्ट में गया, ये पर्सन जब कोर्ट में अक्यूज गया तो वहां पे कहा कि नहीं सर मैंने तो ऐसा कुछ दिया ही नहीं। अब इसको यहाँ से भी समझा सकता है, लाइक ये पर्सन है ए, तो लोग ऐसे भी समझते हैं कि ये पर्सन ए है, अब ये पुलिस कस्टडी में है, पुलिस कस्टडी में उसने अपना मार पीट के कैसे भी उन्होंने कॉन्फेशन ले ही लिया। कॉन्फेशन लेने का तो उनको अलग ही पावर है कि लाइक वो मार के आगे भूत भागते हैं, तो लाइक कि पुलिस के आगे उसने कॉन्फेशन किया। अब लोग इसको इस तरीके से समझते हैं कि ये पर्सन ये है। अब ये जब मैजिस्ट्रेट के सामने गया कोर्ट में, तो इसने कहा कि नहीं सर जो मैंने पुलिस को स्टेटमेंट दिया है वो मैंने फोर्स में दिया, ये लोग मुझे मारे तो इसलिए मैंने स्टेटमेंट दिया है ये, बट मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। तो अगर वहाँ पे ये कह देता है तो क्या ये रिट्रैक्टेड कॉन्फेशन होगा? तो ये रिट्रैक्टेड कॉन्फेशन नहीं है। हमें इस चीज़ को मार्क करना है, क्योंकि पुलिस की कस्टडी में अगर या पुलिस को कोई पर्सन अगर कोई बात बताता है तो वो ऑलरेडी कन्फेशन होती ही नहीं है, उसकी क्रेडिबिलिटी ये है कि वो जीरो होती है। तो इसको रिट्रैक्टेड कन्फेशन नहीं कहते। तो अगर आप इस चीज़ को समझ रहे हो कि रिट्रैक्टेड कन्फेशन ये होता है, तो ये रिट्रैक्टेड कॉन्फेशन नहीं है। रिट्रैक्टेड कॉन्फेशन क्या होता है, अब हम लोग उसको समझते हैं। रिट्रैक्टेड कॉन्फेशन इसको कैसे समझते हैं, पहले एक एग्जांपल लेते हैं। एक पर्सन है ए, ये क्या करता है, बी का मर्डर करता है, इसको जला के मार दिया। मारने के बाद जब बी की डेथ हो गई तो ये था लाइक कि इलाहाबाद में इसने मर्डर किया। अब ये क्या करता है, मर्डर करने के बाद ये भाग जाता है, ठीक है, भाग गया और भाग करके ये चला गया एक पर्टिकुलर से दिल्ली, मान लीजिए ये दिल्ली चला गया या कहीं भी चला गया इंडिया में, दिल्ली चला गया या साउथ में ईस्ट इंडिया कहीं भी चला गया। अब ये दिल्ली चला गया। अब जब ये चीज़ें पता हुई कि इसके अकॉर्डिंग सर्च वारंट निकला, सब कुछ हुआ या इसको वारंट इसके खिलाफ एग्जीक्यूट हुआ, तो इसको दिल्ली की पुलिस ने पकड़ा। पकड़ने के बाद इसको लेके आई। अब डायरेक्टली वहाँ से यहाँ तो आएगा नहीं, तो पहले इसको मजिस्ट्रेट के सामने लेके आया गया, तो दिल्ली में एमएम के सामने लेकर के गया। अब वहाँ पे इसने क्या किया, 164 में कॉन्फेशन दिया। तो वहाँ पे है ना इस प्रोसीडिंग की स्टार्टिंग में मिला, तो उस टाइम पे इसने अब 164 में इसने एमएम के सामने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि मैं कॉन्फेस करता हूँ कि मैंने उसको मारा। तो वहाँ पे अब जब इस पर्सन को भेजा गया इलाहाबाद में, मान लीजिए इलाहाबाद की कोर्ट में इसको भेजा गया। अब जब ये पर्सन आएगा, ये जो आएगा, इसके साथ ही साथ ये जो कॉपी होगी, जो इसका कॉपी ऑफ कॉन्फेशन है, ये भी आएगी। और इस कॉपी को जब यहाँ पे ए का ट्रायल होगा, यहाँ पे जब इसका ट्रायल शुरू होगा, उसमें ये कहेगा आई डू नॉट एडमिट इट, मैं इसको एडमिट ही नहीं करता हूँ। लाइक वहाँ पे वो भले ही मजिस्ट्रेट के सामने 164 में कर रहा है, बट जब वो ट्रायल में आएगा तो उस चीज़ को वो एडमिट नहीं करेगा। इसी को कहते हैं रिट्रैक्टेड कॉन्फेशन। तो इस पार्ट को हम लोग कहते हैं रिट्रैक्टेड, मतलब कि एक जगह वो मजिस्ट्रेट के सामने तो वो कह रहा है कि 164 में जब स्टेटमेंट हो, बट जब ट्रायल में उस चीज़ को चेक किया गया तो उस टाइम पे वो मना कर देता है कि सर मैंने जो वहाँ पे प्रेशर में कह लिया था, मुझे मारा गया था, पीटा गया था, तो इस चीज़ को वो कह करके बच जाएगा। तो वो इस चीज़ को अगर वो कहता है तो लाइक कोर्ट वो जो कन्फेशन होगा उस टाइम जो उसने दिया था ऊपर वहाँ पे, तो वो एक रिट्रैक्टेड कन्फेशन हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, रिट्रैक्टेड कन्फेशन इज अ स्टेटमेंट मेड बाय एन accused person before the trial begins, by which he admits to have committed the
offense, but which he repudiate at the trial. After the commission of a serious offense, तो अब इस चीज़ को हम समझते हैं कि क्या है। तो जो चीज़ हमने आप लोग बताई ये वही चीज़ें हैं, बस इसको लिखा हुआ है फॉर्म में। तो रिट्रैक्टेड कन्फेशन क्या होता है? इज अ स्टेटमेंट मेड बाय एन एक्यूज्ड पर्सन बिफोर द ट्रायल बिगिंस। तो ट्रायल शुरू होने से पहले वो स्टेटमेंट दिया गया होता है, बाय विच ही एडमिट्स दैट ही एडमिट्स टू हैव कमिटेड द ऑफेंस, जिसमें कि वो एडमिट करता है कि उसने ऑफेंस को कमिट किया गया था, बट विच ही रिप्यूडिएट एट द ट्रायल। बट ट्रायल में वो उससे पलट जाता है कि नहीं सर मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, वो मुझसे ज़बरदस्ती लिया गया था। तो यहाँ पे जो पर्सन है वो जो अपना स्टेटमेंट देगा उसी को हम लोग कहेंगे रिट्रैक्टेड कन्फेशन। तो अब अगर हम लोग बात करें रिट्रैक्टेड कन्फेशन की वैल्यू क्या होती है, तो वैल्यू ऑफ रिट्रैक्टेड कन्फेशन, रिट्रैक्टेड कन्फेशन की वैल्यू क्या होती है। तो इसमें केस है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस पीके पाठक। पीके पाठक का केस है 1980 का सुप्रीम कोर्ट का। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो कॉन्फेशन रिट्रैक्टेड कॉन्फेशन होता है वो वीक टाइप का एक एविडेंस हो जाता है। और अगर कन्विक्शन करना है के बेसिस पे तो इसको अदर एविडेंस के साथ कोलैबोरेशन करना होगा। तो रिट्रैक्टेड कन्फेशन एक वीक टाइप का एविडेंस है क्योंकि पर्सन उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता है उस चीज़ को, तो उसको ये कहा जाता है कि ये एक रिट्रैक्टेड कन्फेशन में आता है। तो ये था रिट्रैक्टेड कन्फेशन। अब हम लोग यहाँ से हम लोगों ने जो एक कॉन्फेशन का जनरल पार्ट था वो हम लोगों ने समझ लिया कि कॉन्फेशन क्या होता है, कैसे होता है। अब यहाँ के बाद से हम लोग चलेंगे प्रोविजंस में, कि जब हम प्रोविजंस में चलेंगे लाइक कि सेक्शन 24 में, तो सेक्शन 24 में हमें सीधा मिलेगा कि कॉन्फेशन। अब हम यहाँ पे इस चीज़ को समझते हैं कि कॉन्फेशन क्या है। तो अगर कॉन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस व्हेन इज रिलेवेंट इन क्रिमिनल, तो हम इस चीज़ को समझेंगे कि कॉन्फेशन अगर किसी इंड्यूसमेंट के थ्रू हुआ, थ्रेट के थ्रू हुआ, प्रॉमिस के थ्रू हुआ तो वो इज रेलेवेंट होता है। अब ये जो जनरल पार्ट था हमारा वो यहाँ पे एंड होता है कॉन्फेशन का। तो यहाँ पे एंड होता है, ये जनरल पार्ट है कॉन्फेशन का, ये कवर होता है। अब आगे के प्रोविजंस में हम लोग पहले 27 देखेंगे, सॉरी 24 देखेंगे, 24 के साथ ही साथ हम लोग 28 को पढ़ेंगे क्योंकि ये दोनों सेक्शन साथ साथ पढ़े जाते हैं। इसके बाद हम लोग 25 को देखेंगे, 26 को देखेंगे और 27 को देखेंगे, ये तीनों एक साथ देखेंगे। इसके बाद से जो अगला आएगा वो आएगा 29 देखेंगे और इसके बाद से 30। तो ये पूरा पार्ट है। अब इस पर सिर्फ हमें इतने प्रोविजंस को कवर करना है। बट रही जो हमने ऊपर जो भी हमने पार्ट को डिस्कस किया उस पार्ट की रेलेवेंसी, तो आपको जब भी एग्जाम में आएगा तो आपको उस पार्ट से लिखना पड़ेगा। मेंस में तो आपको इस पार्ट को जरूर लिखना है, साथ में स्किप नहीं करना है कभी भी, क्योंकि ये तो कॉन्फेशन के प्रोविजन है, रेलेवेंट प्रोविजंस हैं। अब हम लोग जब 24 से 28 पढ़ेंगे तो कहेंगे कि कॉन्फेशन कब वैलिड होता है, कब इनवैलिड हो जाता है। 25 में अगर पुलिस को दिया गया है, क्योंकि यहाँ से अगर पूछता है पुलिस को, तो कभी भी अगर कॉन्फेशन को लेकर के कुछ भी पूछता है तो आप इसमें से इतने पॉइंट्स हैं कि आप सफिशिएंटली आप इसको निकाल सकते हैं और उसको लिख सकते हैं व्हेन किल विद लीडिंग केस लॉज। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपके कुछ सजेशंस हो तो आप हमें बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो।
और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हो, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें फ्री, और ये हमारा इंस्टा का पेज है, उस पर आप हमें मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।